हेलो क्लास 9th विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 9 बल एवं गति के नियम। तो आज हम बच्चों लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें प्रयास किया गया है कि आपके पूरा चैप्टर को कवर किया जाए ताकि आपको इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। बल का मात्रक है। क्या है बल का मात्रक? तो बल का जो मात्रक है SI मात्रक, A मीटर, B मीटर प्रति सेकंड, C मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या D न्यूटन। तो बच्चों बल का मात्रक SI मात्रक याद रखिए, बल का SI मात्रक है न्यूटन। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है। बच्चों न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, वो गति में आने को विरोध करती है। और जो गति में है तो वो विरामावस्था को आने में या अपने वेग के परिवर्तन को आने में विरोध करती है। तो यह जो गुण है वो कहलाता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। A है बल, B जड़त्व, C द्रव्यमान या D संवेग। तो बच्चों इसका सही उत्तर है जड़त्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? A संवेग, B आवेग, C बल या D दाब। तो बच्चों इसका सही उत्तर है संवेग। एक चीज़ बच्चों यहाँ याद रखना कि संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणा करने पर आता है, और इसके जो फार्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई ना कोई क्वेश्चंस आगे और मिल सकता है हमें। तो ये जो फार्मूला है, ये जो है आपका फार्मूला बन गया कि जो संवेग है वो बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग के। तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे और हो सकता है कि और भी इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएं। तो संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? A ऊर्जा, B कार्य, C जड़त्व या D दाब। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन की गति का पहला नियम है क्या, जो कि आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो बच्चों न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर जब तक कि कोई बाहर से बाह्य बल नहीं लगता तो उस वस्तु की जो स्थिति है, यानी कि अगर वो किसी चल रही है तो वो उसी वेग से चलती रहेगी, और जो रुकी हुई वस्तु है यानी कि जो विरामावस्था में, वो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि बाहर से कोई बल नहीं लगता। यानी कि ये वही बात हो गई जो अभी हमने जड़त्व में मैं कही थी कि जड़त्व जो है वो जो भी उसकी अवस्था है वस्तु की, उसमें परिवर्तन को जो है वो विरोध करती है। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो बच्चों हुआ C जड़त्व। प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? अब ये देख रहे हैं कि ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। यदि A वस्तु B के ऊपर कोई क्रिया करेगी तो B वस्तु भी A के ऊपर क्रिया करेगी। यदि जो है हम मान लीजिए अपना मुक्का दीवार के ऊपर मारते हैं तो इसका मतलब दीवार के ऊपर हमने बल लगाया, परंतु ऐसा नहीं है कि दीवार हमें कुछ नहीं कहेगी। दीवार भी हमारे हाथ के ऊपर बल लगाएगी, और वो बल जो लगेगा वो हमारे हाथ के ऊपर चोट पहुंचा सकता है। A प्रथम नियम, B द्वितीय नियम, C तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसको हम गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो तृतीय नियम के अनुसार यदि जो है क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी, और दोनों जो है वो बराबर होती हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है? दिशा में फ़र्क होता है। जो प्रतिक्रिया की दिशा है वो क्रिया की दिशा से उल्टी होगी। निम्न में किसका जड़त्व
अधिक है यदि सभी एक ही वेग से चल रही हों? ए साइकिल, बी कार, सी बस या डी रेलगाड़ी। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है यदि सभी का वेग एक ही हो। अगर वेग नहीं भी अलग होगा सेम, तो भी जड़त्व उसका अधिक होगा जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, यानी कि सिंपल भाषा में कहें जिसका भार ज़्यादा होगा। तो साइकिल का भार, कार का भार, बस का भार और रेलगाड़ी के भार में सबसे ज़्यादा जो भार है वो रेलगाड़ी का है, यानी कि रेलगाड़ी का द्रव्यमान भी फिर सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए उसमें जो जड़त्व की जो प्रॉपर्टी है, जड़त्व का गुण है, वो भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका सही उत्तर है डी रेलगाड़ी। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन जो है, इसका उत्तर देखने से पहले आपको कुछ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि संवेग संरक्षण की दर किसके समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बच्चों? देखिए, संवेग परिवर्तन, जो संवेग में परिवर्तन आता है, संवेग में जो परिवर्तन आएगा, यदि हम उसको भाग कर दें समय से, तो वो संवेग परिवर्तन की दर कहलाएगी। और वो किसके बराबर होती है? वो बल के बराबर होती है कि कितना उस पर बल लगाया गया। तो संवेग परिवर्तन किसके समानुपाती हुआ? फिर बल के। तो देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जड़त्व के, दूसरा ऑप्शन है आरोपित बल के, यानी कि कितना बल लगाया गया, तीसरा ऑप्शन है त्वरण के, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हुआ बी, जितना बल लगाया गया, यानी कि आरोपित बल। संवेग का SI मात्रक है। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा संवेग जो है वो द्रव्यमान और द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अब द्रव्यमान का जो मात्रक है SI वो होता है किलोग्राम, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो जो हमारा उत्तर हुआ वो हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। पहला है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है न्यूटन, और ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा जो ऑप्शन जो है वो बी है, वो सही है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बल, जिसको F से दर्शाया गया है यहाँ पर, द्रव्यमान, क्योंकि इंग्लिश में इसको मास कहते हैं तो M से दर्शाया गया है, और त्वरण, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको A से दर्शाया गया है, यानी कि FMA। इंग्लिश में कहें तो फोर्स, मास और एक्सीलरेशन में क्या संबंध है? बच्चों एक संबंध जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो F बराबर है वो MA होती है, M गुणा A। अब M गुणा A यानी कि बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो आप इस तरह से भी याद रख लें कि फादर इज़ MA, कि पिताजी ने MA की हुई है, फादर इज़ MA मीन्स F जो है वो MA यानी M गुणा A के बराबर होता है। तो संबंध यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है जो ठीक है, F बराबर MA। अन्य ऑप्शंस पर भी नज़र डालते हैं। M बराबर है AF, C है A बराबर है MF, और D है F बराबर 1। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन A सही है, F बराबर MA, यानी कि फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सीलरेशन, और हिंदी में कहें तो बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। बल की माप की जा सकती है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, या तीनों नियम से। तो बच्चों पहले मैं आपको न्यूटन की गति के तीनों नियम एक एक करके बताता हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, इसका आंसर भी दे सके, और जो अन्य प्रश्न है उसका भी आप आंसर इजीली दे सके।
तो बच्चों जड़त्व पढ़ा आपने। जड़त्व जो है वो ये कहता है कि कोई भी जो वस्तु है अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता। अगर उसको गति में आना है तो वो गति में आने को विरोध करेगी। इसी तरह से यदि कोई वस्तु गति में है और किसी वेग से चल रही है तो वो वेग में परिवर्तन यानी कि वेग में बढ़ाने को या कम करने को भी विरोध करेगी। वो रुकने को विरोध करेगी, वो दिशा के परिवर्तन को विरोध करेगी। और ये विरोध जो है तब जो है ये जड़त्व है। तो प्रथम नियम तो यही कहता था कि कोई वस्तु जो विरामावस्था में है वो विरामावस्था में रहेगी और किसी वेग से चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि कोई बल नहीं लगता, यानी कि ये जड़त्व को दर्शाता है। अब करते हैं दूसरे नियम की बात, द्वितीय नियम की बात। तो अभी 2-3 प्रश्न पहले हमने एक फार्मूला बनाया था जिसमें लिखा था संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है, यानी कि संवेग में परिवर्तन बटा समय वो बल है। तो ये एक फार्मूला बन गया। तो यानी कि बल जो है उसकी माप हमें दूसरे नियम से मिली। खैर तीसरा नियम भी पढ़ते हैं। यदि कोई क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी और उसकी दिशा उल्टी होगी। और इसका मतलब कि हमारा जो दूसरा नियम है उसी से बल की माप की जा सकती है। तो हमारा जो सही आंसर हुआ, सही ऑप्शन जो है वो है बी, द्वितीय नियम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन का कौन सा नियम गति का वास्तविक नियम भी कहलाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है उसको हम जो है गति का वास्तविक नियम भी कहते हैं। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम और 34 किलोग्राम हों तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा या बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा? सी, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा या डी, ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था जिसका द्रव्यमान ज़्यादा था उसी का जड़त्व जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो बी का द्रव्यमान 34 है वो ए के द्रव्यमान यानी कि 6 से ज़्यादा है। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होना चाहिए। इसलिए जो हमारा जो सही ऑप्शन है वो इसमें बी है, क्या बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में बल की आवश्यकता होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि बल जो है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर है, यानी कि F बराबर है ma। अब m का मान तो दे रखा है 2 किलोग्राम और a का मान दे रखा है 5, तो ये गुणा करके आया 10। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर हुआ वो हुआ 10 न्यूटन। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं इसमें। हमारा पहला ऑप्शन है 5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 2.5 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 20 न्यूटन। तो अगर हमने द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर दी तो हमारा बल आ जाता है। तो इसलिए सही उत्तर हुआ 10 न्यूटन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के गुरुत्व केंद्र की ओर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर या वस्तु के आकार पर। तो बच्चों अभी भी 2-3 प्रश्न हम कर चुके हैं कि वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो आपको ज्ञात हो गया होगा अब तक कि वस्तु का द्रव्यमान जितना है उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो इसमें है बी, वस्तु के द्रव्यमान पर। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा के संरक्षण, बी द्रव्यमान के संरक्षण, सी संवेग का संरक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है सी, संवेग संरक्षण का नियम। जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के
प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से या गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो बच्चों अभी तक ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम क्या है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए, प्रथम नियम से। क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल कैसे लगते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि मान लीजिए ये वस्तु है ए, ये वस्तु है बी। यदि ए ने बी पर क्रिया लगाई तो बी भी ए पर प्रतिक्रिया लगाएगा। दोनों बल जो हैं वो बराबर होंगे, सिर्फ फ़र्क क्या होगा? दिशा के अंदर। और ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। एक ही वस्तु पर, दो भिन्न वस्तुओं पर, कभी कभी एक ही वस्तु पर, कभी कभी दो भिन्न वस्तुओं पर। तो क्रिया यहाँ देख रहे हैं कि ए बी पर क्रिया कर रहा है और बी ए पर क्रिया कर रहा है। तो दोनों अलग अलग वस्तुओं पर प्रतिक्रिया और क्रिया होती है। इसी तरह से जैसे अगर आप हाथ को दीवार के ऊपर मारोगे तो क्रिया तो आपने दीवार के ऊपर की, जो वो बल है वो दीवार के ऊपर लगा क्रिया का, और दीवार ने प्रतिक्रिया करके आपके हाथ को चोट पहुँचाई। तो दीवार ने आपके हाथ को बल लगाया, वो प्रतिक्रिया का बल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों भिन्न वस्तुओं पर ही वो बल लगते हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी। स्थिर कार को स्टार्ट करने पर इसे गति कौन प्रदान करता है? इंजन, घर्षण बल, हवा का दबाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। नो डाउट स्टार्ट तो इंजन ही करेगा, परंतु उसको गति तो प्रदान करनी है। यदि टायर के बीच में और रोड के बीच में घर्षण बल नहीं होगा तो टायर तो घूमता रह जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। तो इसलिए घर्षण का बल ही जो है उसको गति प्रदान करता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हुआ बी, घर्षण का बल। न्यूटन के तृतीय नियम में मिलता है बल की परिभाषा, बल के मापने का तरीका, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों का संबंध और उपरोक्त सभी। अभी हमने बात की थी कि यदि वस्तु ए वस्तु बी के ऊपर बल लगाती है, क्रिया है, और बी वस्तु जो है वो ए पर बल लगाती है, वो प्रतिक्रिया है, तो उनके बीच में संबंध यही है कि दोनों बल बराबर हैं और परंतु उनकी दिशा विपरीत है। तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध जो है वो हमें तृतीय नियम से मिलता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हुआ सी, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध। बंदूक की गोली दागने में संरक्षित रहता है, यानी कि क्या ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है? ए संवेग, बी ऊर्जा, सी बल या डी कुछ नहीं। तो बच्चों जब भी बंदूक की गोली चलेगी तो बंदूक का और गोली का एक संवेग है। चलने के बाद भी, यानी कि गोली निकलने के बाद भी वो संवेग उतना ही रहेगा। तो इसलिए इसमें जो है वो संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है, वो कंजर्व रहता है। बल की इकाई न्यूटन है, ठीक है, ये तो आपको बता दिया गया था कि बल क्या है, सही मात्रक जो है वो न्यूटन है, इकाई न्यूटन है। वो किसके बराबर हो सकती है? तो देखते हैं। जैसे हमने कहा कि जो बल है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। देखते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि सही ऑप्शन है। दूसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। सी है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये भी गलत ऑप्शन है। पर बच्चों याद है ये किसका है? ये संवेग का ऐसा ही मात्रक हो सकता है। और डी इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन इज ए। पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या होती है किस नियम से? तो वैसे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। ये जड़त्व की वजह से होता है, और अगर जड़त्व की वजह से होता है तो जड़त्व किस नियम को की ओर इशारा करता है? वो प्रथम नियम की ओर इशारा करता है न्यूटन के। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से,
तृतीय नियम से या तीनों नियम से? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन वही हुआ जो जड़त्व की ओर इशारा करता है, जो जड़त्व को दर्शाता है, यानी कि प्रथम नियम। सो अवर राइट ऑप्शन इज ए। भारी वस्तु ए से हल्की वस्तु बी पर लगा बल F1 है और बी से ए पर लगा बल F2 है। तो इसके बारे में मान लीजिए ये एक वस्तु है ए और ये एक वस्तु है बी। तो ए ने बी पर बल लगाया F1, बी ने ए पर बल लगाया F2। तो अभी आपको बोला था कि F1 और F2 दोनों बराबर होते हैं, परंतु क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है तो हम बीच में नेगेटिव का निशान भी हम लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि हम इसने क्या पूछा हुआ है, क्या दिशा भी पूछा हुआ है इसने या सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है F1 F2 से बड़ा है, इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड में दोनों बल बराबर होंगे, यानी कि F1 और F2 दोनों बराबर हैं। बी है कि F2 F1 से बड़ा है, सी है कि दोनों बल बराबर हैं, और डी है कि F1 जो है वो F2 का आधा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सी आंसर जो है वो सही है। परंतु अगर F1 और F2 जो है वो सदिश फॉर्म में यानी वेक्टर फॉर्म में दर्शाए जाएंगे तो हम किसी एक के आगे नेगेटिव यानी कि दिशा विपरीत का भी निशान लगा सकते हैं। 5 किलोग्राम की वस्तु को धागे से बांधकर लटकाया जाता है तो धागे में तनाव कितना होगा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। 50 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन और डी 100 न्यूटन। अब मान लीजिए ये धागा है और धागे पर कोई एक वस्तु जो है वो उसने बांधी हुई है और ये धागा जो है किसी छत से या किसी चीज़ से जो है वो हैंग किया गया है, लटका हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। अब इसका जो भार है वो है 5 किलो। अब 5 किलो की वस्तु का जो भार है, असल में जो 5 किलोग्राम है ये भार नहीं होता, ये यहाँ पर द्रव्यमान है। भार निकालने के लिए भार एक बल है और बल का फार्मूला होता है, F का फार्मूला होता है ma, यानी कि m को a से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि द्रव्यमान को त्वरण से गुणा करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान तो यहाँ पे 5, यानी कि m जो है वो है 5। अब हमने बताना है a का जो है वैसे तो मान होता है 9.8, परंतु हम 9.8 को लगभग 10 का मान भी कह सकते हैं। तो अगर 9.8 लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है 49 न्यूटन आ जाएगा, जो 49 न्यूटन कहीं भी नहीं है। तो इसलिए हमने ए का मान ले लिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों को गुना किया तो हमारा आया 50, जो कि हमारा उत्तर हुआ ए। तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। तो बच्चों एक बार मैं फिर बता दूं कि जब भी हम किलोग्राम में हम बोल तो देते हैं कि हमारा भार जो है वो 60 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, वो भार नहीं होते, वो द्रव्यमान होते हैं। उसको भार में बदलने के लिए गुरुत्व त्वरण से गुणा करना पड़ेगा, जिसका मान होता है 9.8। तो यहाँ पर लगभग 9.8 को हमने लगभग 10 लिख दिया ताकि हमारा उत्तर मिल जाए। अगर हम 9.8 करते तो हमारा उत्तर 49 आता, जो कि इसमें से कहीं कुछ भी नहीं था। तो हमारा जो सही ऑप्शन हुआ ए 50 न्यूटन। स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है तो पत्थर के टुकड़े का द्रव्यमान कितना होगा? वही प्रश्न दोबारा आ गया। प्रश्न है, अब देखो आपको पता है ना F बराबर है ma। अब F तो है 10 न्यूटन का बल लगाता है, m हमें मालूम नहीं है और a का मान लगभग 10 होता है गुरुत्वीय त्वरण का। तो यहाँ से अगर हम m निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10/10, यानी कि 1 किलोग्राम। तो देखते हैं अब हम अपने ऑप्शंस पर। ऑप्शन ए 1 किलोग्राम, जो कि हमने आंसर निकाला है। ऑप्शन बी 1/2 यानी कि आधा किलोग्राम, 2 किलोग्राम या डी इनमें से कोई नहीं। परंतु अभी हम इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर चुके हैं। F बराबर है ma होता है, यानी कि बल जो है द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। त्वरण जो है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका कि मान 10 ले सकते हैं हम, 10 है, और बल का मान भी 10 है। तो जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो बल को त्वरण से भाग कर देंगे 10/10, तो हमारा उत्तर आया ए। सो अवर राइट ऑप्शन इज ए 1 किलोग्राम। किसी वस्तु का संवेग
केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है और केवल वेग पर निर्भर करता है। तो यदि आपको संवेग का फार्मूला पता होगा तो आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। जो संवेग का फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो इसलिए हमारा जो इसमें सी ऑप्शन है वो हमें सही लग रहा है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 8.8, 7.8, 10.8 या 9.8। तो अभी हम इस क्वेश्चन को फिर सोल्व कर देते हैं। F बराबर है ma। F क्या है? बल है। तो ये अगर हम A की मान को G के बराबर यानी कि 9.8 या 10 के बराबर लिखेंगे तो जो फोर्स है यानी कि जो बल है वो भार के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे भार हो गया m गुना a। m यहाँ पर दे रखा है 1 किलोग्राम की वस्तु है और गुरुत्व त्वरण 9.8, 10 भी लिख सकते हैं पर 10 से हमारा उत्तर चारों में से कोई नहीं आएगा। तो अब हमारा भार हो गया 9.8 न्यूटन। भार का SI मात्रक ही न्यूटन होता है, भार का SI मात्रक कभी भी किलोग्राम नहीं होता। इसलिए जब भी हम किलोग्राम में बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम द्रव्यमान को बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ डी, 9.8 न्यूटन। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग हो जाएगा क्या? अभी हमने पढ़ा कि जो संवेग है वो किसके बराबर है? द्रव्यमान गुणा वेग के। यदि वेग आधा कर दिया जाए तो यानी कि जब संवेग यानी कि बटा 2 कर दिया जाए तो संवेग भी आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यदि अगर हम 2 नंबरों को गुणा कर रहे हैं, किसी एक नंबर को गुणा कर दें तो जो गुणनफल है वो आधा हो जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए आधा, बी 2 गुना, सी चौगुना या डी चौथाई यानी कि 1/4। तो इसका सही उत्तर हुआ आधा, ए। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग होगा। अभी हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है ताकि बार बार जो प्रश्न आएंगे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग। तो संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को m से करते हैं और वेग को v से करते हैं। तो p बराबर है mv। तो हमारा सही उत्तर हुआ mv है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता है mv का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन कहता है mv², जो नहीं है, a भी नहीं है b भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है 1/2 mv²। आपको बता दूं 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। चौथा ऑप्शन m गुना v जो कि सही है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। सो राइट ऑप्शन इज डी, mv। कोई बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 किलोग्राम की वस्तु बी में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो बी की अपेक्षा ए पर बल ज़्यादा लगता है, बल बड़ा है। ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है। ए और बी दोनों पर समान बल लगा है और ए और बी दोनों पर बल 0 है। अभी हमने कहा बल यानी कि फोर्स, उसका फार्मूला होता है ma m गुना ए यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। यदि हम बात करें पहले ए वस्तु पर, ए वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 है और त्वरण जो है वो 8 है। तो हम बल जो द्रव्यमान को त्वरण से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 10 गुना 8 80। तो पहली बॉडी पर वस्तु ए पर 80 न्यूटन का बल लग रहा है। दूसरी बॉडी पर देखते हैं, 20 किलोग्राम का द्रव्यमान है और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उसमें जो है त्वरण है, एक्सीलरेशन है। दोनों को गुणा कर देंगे 20 50 100। तो पहली वस्तु पर तो 80 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ए पर 80, बी पर 100, किसका ज़्यादा हुआ? बी पर ज़्यादा हुआ। तो बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल लगा है या ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है? तो सीधी सी बात है, ए की अपेक्षा बी का बल बड़ा है क्योंकि ए का बल जो है वो है 80 और बी का बल है 100। सो हमारा राइट आंसर है बी, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल
लगा है। जहाँ पर भी अगर आपने इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हो, इस क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ इसको थोड़ा सा रफ में सोल्व भी कर लें। दोनों पर लगा हुआ बल निकालें। ए पर लगा हुआ बल 80 और बी पर लगा हुआ बल 100, वो कैसे आया उसको थोड़ा सा गुणा करके लिख लें और फिर आपको समझ में आ जाएगा जब भी अगली बार इस प्रश्न को पढ़ेंगे कि ए की अपेक्षा बी पर बल बड़ा कैसे लगा है। और बल के फार्मूले की बार बार प्रैक्टिस करें। बल का फार्मूला m गुणा ए होता है, त्वरण का फार्मूला m गुणा v होता है, और बल का एक और फार्मूला है जो कि आपने दूसरे नियम से पढ़ा, संवेग में परिवर्तन बटा समय। हमारा अगला प्रश्न है, कोई अचर बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या है। वैसे तो देखो आपको पता है कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को यदि हम गुणा कर दें त्वरण से तो दोनों में आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.6 और 0.08 को गुणा करने पर ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 0.6 हमारा जो है द्रव्यमान है और त्वरण है 0.08, तो गुणा करके कितना आया 0.048, 0.048 जो है हमारा सही उत्तर होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन ए है 0.048, बी ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 48 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 0.48 न्यूटन। सो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है 0.048 न्यूटन। दोनों को सीधा गुणा कर देना है क्योंकि एक द्रव्यमान है और दूसरा त्वरण है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बताया कि F बराबर है ma, तो अगर हमें द्रव्यमान निकालना है तो कुछ नहीं करना, अपने फोर्स को एक्सीलरेशन से यानी कि बल को त्वरण से भाग कर देना है। अब हमारे पास बल तो है वो है 10 और त्वरण है 2, तो हम 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो होगा 5 किलोग्राम। तो हमारा आंसर होगा 5 किलोग्राम। देखते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन है 20 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 5 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 12 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 8 किलोग्राम। तो हमारा सही उत्तर बी है। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी 5 किलोग्राम बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। वही फार्मूला एफ बराबर है एम ए, फादर ने एम ए की हुई है, डैडी ने एम ए की रखी है। तो ये चीज़ इस तरह से याद रखिएगा तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस तरह से। तो आपने वीडियो देखा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।